प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जून में। आज हम देखेंगे जो आपके क्लास 12 का हिंदी का जो पेपर होगा आपका हिंदी के डेट जो आपका 24 या 25 तारीख है, तो उसमें आपको ये करना है कि ये जो आपको तैयार कराने जा रहे हैं हम, ये जो एक पेपर आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, इस पेपर के बारे में बताना चाहते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन हम आज बताने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन इसी पे आधारित होंगे आपके एग्जाम पे, और इन्हें ज़रूर तैयार कर लेना है। इसमें जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको एकदम याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सेट वाइज कई सेट बनते हैं पेपर के, तो सेट वाइज क्वेश्चन की समानताएं कहीं ना कहीं हो जाती हैं। तो क्या है कि आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, इसमें जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसे ज़रूर देखिएगा और तैयार कर लीजिएगा। जैसे चलते हैं अपने, जैसे खंड क में आपको पूछा है कि पहला का क कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं जो है ये आपकी आत्म कथा है। विधा का मतलब होता है कि ये कैसी रचना है, कहानी है कि डायरी है कि आत्मकथा है कि जीवनी है। तो ये आत्मकथा है, ठीक ना। ये कहानी नहीं है, डायरी नहीं है, जीवनी नहीं है। मेरी असफलताएं क्या है, आत्मकथा है। इसके बाद फिर आपको बता दें कि आगे जो है अगला क्वेश्चन ये है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक आपके राहुल शंकरित्यायन हैं। फिर इसके बाद निम्न में से ग वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। एक एक नंबर का ये प्रश्न होता है, आपको एक सही पे एक नंबर तुरंत मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो आपको बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, अक्सर मिल जाते हैं, क्योंकि कितना क्वेश्चन कोई बनाएगा, उसी में से बनाएगा। तो जो उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है, वो उपन्यास कौन सा है जो जैनेन्द्र जी ने लिखा है, तो वो आपकी जो है वो सुनीता है। ठीक। इसके बाद फिर घ जो है, घ का जो है पहला का घ, इसमें कह रहा है कि ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। किसने किया था? ब्राह्मण जो है पत्र का नाम क्या है? ब्राह्मण। इस पत्र का संपादन किसने किया था? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था इसका संपादन। अगला जो है चिंतामणि, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर पूछता है। तो चिंतामणि जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि शुक्ल युग के प्रवणता कहा जाता है इनको। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय कहिए या हरिऔध कहिए, बातें कही है, तो इनकी रचना कौन है? वैदेही वनवास, ये इनकी रचना है। एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ सबको तैयार कीजिएगा, और ये निश्चित है कि आपको पता नहीं कि आपके सेट में कौन सा आ जाएगा, तो इसलिए सारी चीज़ें ये जरूर तैयार कर लीजिए। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। तो सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है कि उपमान मैले हो गए हैं, किसकी काव्यपंथी है, यानी ये किसकी कविता है? तो ये है अज्ञेय जी की कविता है। और आगे है कि एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो एकांतवासी योगी जो है ये आपकी श्रीधर पाठक जी की रचना है। आगे अगला है कि हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है या कहा जाता है? किसे? छायावाद को क्या कहा जाता है? कालखंड को, यानी छायावाद का जो कालखंड यानी जो समय है उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है। स्थूल का मतलब प्रत्यक्ष, ठीक, और सूक्ष्म का मतलब अप्रत्यक्ष, ठीक ना। तो इसके सूक्ष्म के प्रति विद्रोह किस काव्य को कहा जाता है? किस हिंदी काव्य के समय को? छायावाद, ठीक। अगला देखिए, ये आपको तीसरा जो प्रश्न है, ये अब तक जो मैंने बताया वो एक एक नंबर का प्रश्न था, ये आपके 10 नंबर का प्रश्न है। ये जो गद्यांश है आप देख रहे हैं कि साहित्य से लेके आपका स्वास्थ्यकर हैं यहाँ तक है, इसमें आपको अंडरलाइन भी कुछ किया हुआ है, कुछ भाग जो से लेके होता है तक। तो इसमें क्या करना है? कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिया गया है इसके उत्तर आपको लिखने हैं।
तो इस पे उत्तर लिखना है। तो पहला चीज़ कह रहा है कि इसका संदर्भ बताइए। गद्यांश जो ये दिया गया है इसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब यानी यह किस किताब के किस पाठ से लिया गया है, यही इसका क्या होता है, संदर्भ। तो इसमें क्या है कि जैसे आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पुस्तक का नाम लगा देंगे। पाठ्य पुस्तक के बाद हमारी पाठ्य पुस्तक के बाद पुस्तक का नाम लगा दीजिएगा, से लिया गया है यानी पुस्तक के अब इस लेसन का नाम लगा दीजिएगा कि इस पाठ से, इस नाम के पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका संदर्भ हो जाएगा। राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं, तो राष्ट्रीय अपने मानसिक भावों को किस रूप में प्रकट करते हैं, यानी कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, मोद प्रमोद के अनेक रूपों में लोग व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो जो से लेके होता है इसको अपने शब्दों में लिखिएगा। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इसे अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है, तो आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है, तो ये आप देख रहे हैं कि उनमें एक सूत्रता है, किसमें, किंतु आंतरिक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। किसमें, ये जो है आपका, ठीक ना। तो आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है, जबकि बाह्य रूप दृष्टि से, ये आप लिख देंगे, इसमें हो जाएगा आपका। कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होती है, तो कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होती है, देखिए ये लिखा उदार की भावना ही विविध जनों के लिए, यानी कि राष्ट्र के लिए क्या होती है, स्वास्थ्यकर होती है। तो उदार की भावना, ये इसका आंसर हो जाए। तो इसको पूरा मिला के लिए उदार की भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होती है। तो इस तरीके की बात आप लिख दीजिएगा। आगे जो है अगला प्रश्न, अब देखिए अगला ये है इसी में अथवा करके दिया है। तो तीसरे में 2 प्रश्न होते हैं, 2 गद्य होते हैं। तो एक गद्य का मैंने बता दिया, एक गद्य का आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, ये आप कर लीजिएगा। और यदि आप इसे न कर पाएँ तो वीडियो में आपका गद्य का प्रश्न उत्तर करने का, गद्यांश का प्रश्न उत्तर करने का के लिए बताया गया है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। उसमें आपको बताया गया है। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है, तो एक मैंने बता दिया, ये एक आप करिएगा, ठीक है ना। और आगे जो है अगला चौथा जो नंबर है, ये आपका चौथा क्वेश्चन आपके पद्यांश है। पद्यांश का मतलब कविता से रिलेटेड है। इसमें भी आपको 2 कविताएं दी हैं। देखिए एक कविता यहाँ दी हुई है, इसका प्रश्न उत्तर, एक कविता नीचे दी हुई है, इसका प्रश्न उत्तर। तो आप दोनों में से जो आपको आए वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कविता का भी, उसमें पद्य का भी बताया गया है, वीडियो में उपलब्ध है, आप जाकर उसे अवश्य देख लीजिएगा। गद्य और पद्य दोनों का बनाया गया है। तो ये आपको जैसे उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखे, जैसे उसमें संदर्भ लिखे थे, तो इसमें भी लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश। इसमें गद्यांश नहीं है, इसमें पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक और पुस्तक का नाम के फला पाठ से, फला नाम के पाठ से लिया गया है, यानी कि जो नाम होगा लेसन का जिससे यह लिया गया है उसका नाम लिख दीजिएगा कि इस नामक पाठ से लिया गया है। बस ये हो जाएगा आपका। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से यहाँ तक ये इसकी व्याख्या करनी है। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, यानी कि जो इस संसार का हर कोना है जो फैला हुआ है, हर कोना जो है वो मेरा कभी होना तो है नहीं, मेरा कभी होगा ही नहीं। तो इस तरीके की बातें आप इसमें इसके व्याख्या में लिख सकते हैं कि कवि यह कहता है कि ऐसे करके, ठीक ना। और उसमें जब व्याख्या कर रहे हैं उसमें कह देंगे कि लेखक यह कहता है कि, ठीक ना, व्याख्या वाले में, रेखांकित वाले में। तो अब देखिए कवयित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है, अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है ये पूछा है। उपयुक्त अंश में कौन सा रस है ये पूछा है। यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है ये पूछा। मतलब कहने का ये अर्थ है। तो ये आपका एक, दोनों में से कोई एक पद्यांश आपको करना है, जिसके आपको 10 नंबर इसके भी मिलेंगे। गद्यांश के भी 10 नंबर और पद्यांश के भी 10 नंबर। और ध्यान रहे दोनों में से कोई एक करना होता है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो। तो ये आप देखिए, ये आपका दूसरा का अथवा वाला है, और ये आपके उस जो पोयम मैंने दिखाया है, कविता दूसरी अथवा वाले का, उसका प्रश्न उत्तर ये होगा कि इसमें भी संदर्भ लिखना है कि वो किस लेसन, किस किताब के किस पाठ से लिया गया है। साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसमें पद्यांश है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या करता है, कहता है कि,
और उसको गद्यांश का रहेगा तो क्या करेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि पशुता का पंकज से कवि का तात्पर्य क्या है, स्पर्धा और नम्र ओज शब्दों के अर्थ लिखिए। ये मतलब ये आपको प्रश्न उत्तर होगा। ये जान रहे हैं कि गद्य और पद्य हो, दोनों में से कोई करेंगे और जिसके आपको क्या मिलेंगे 10 नंबर, दोनों 10-10 नंबर के हैं। अब इसमें क्या है, किसी एक लेखक का क्या करना है, आपको लिखना है रचनाएं और उनके जीवन के बारे में, साहित्यिक परिचय, उनके जीवन के बारे में, जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। जितनी रचना आप जानते हैं वो लिख देना है। तो जीवन के बारे में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 नंबर मिलेगा। और उनके लेखनी के बारे में लिखेंगे कि मतलब उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये आपको 2 नंबर। तो दोनों मिला के कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। 80 शब्द करीब तो हो ही जाता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम और हरिशंकर परसोई, इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये लेखक का हो गया, इसी तरह ये 5 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से कवि का भी पूछता है, यानी गद्य पद्य दोनों से पूछता है, तो इसके आपको मिलेंगे, यानी कवि जो मैथिली शरण गुप्त हो गया, सुमित्रानंद पंत हो गया, सच्चिदानंद वात्स्यायन, ठीक ना, ये जिसे अज्ञेय कहते हैं। तो इन तीनों में से किसी एक का लिखना है, इन तीनों में से भी किसी एक का लिखना है। यानी जो इनका जीवन परिचय है उसके 3 नंबर और उनकी रचनाओं के 2 नंबर आपको मिलेंगे, पूरा मिला के 5 नंबर का ये 5 नंबर का ये होगा। अगला जो होगा, आप छठवां जो क्वेश्चन है, ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। चाहे ये आप करिए या फिर पंचलाइट, पंचलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही है आपका। पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये 3 हैं, तो इसमें से कह रहा है कि इसका या इसका, चाहे इसका करिए कहानी का उद्देश्य, चाहे बहादुर नाम की जो आपकी है उसे उसका उद्देश्य लिखिए। तो 80 शब्द में आपको करना है। तो या फिर ये नहीं आ रहा है तो आप पंचलाइट, मतलब 3 में से कोई आपको एक करना है। इन दोनों में से ये चाहे ये, तीनों में से कोई एक आपको करना है। तो इस तरीके से आपको कितने मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे इसके 6वें प्रश्न के। तो इसके बारे में केवल लिख देना होता है, यानी कहानी के बारे में अपने मन से कहानी लिख देना है। ये कहानी आप एक बार पढ़ लेंगे तो अपने मन से कहानी बना के लिख सकते हैं, वही करना है और कुछ नहीं करना है। खंड काव्य, देखिए अपने जिला के अनुसार आप खंड काव्य याद कर लीजिए। त्यागपथी, ये दो सत्य की जीत, रश्मि रथी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सर्ग होते हैं। तो जैसे ये देखिए सर्ग पूछा है, यानी कि 2 प्रश्न बनता है, 2 में से कोई एक करना होता है, 5 नंबर का मिलता है आपको। तो जो आपके जिले का हो, त्यागपथी आपके जिले का त्यागपथी तैयार करिए, सत्य की जीत हो तो सत्य की जीत, रश्मि रथी हो तो रश्मि रथी। तीनों में से कोई, यानी तीनों क्या आगे भी और दिया है तो जिले वाइज होता है, इसलिए सब दे देता है, पता नहीं कौन पेपर के जिले में जाएगा, कैसा होता है, तो सब दे दिया है। तो ये कह रहा है कि इसमें जो इस पर आधारित जो राजश्री जो हैं, इसकी जो हीरो हैं इस कहानी की, खंड काव्य की, इसका चरित्र चित्रण यानी उनके बारे में आपको बताना है। या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए कि प्रथम सर्ग, जो प्रथम सर्ग का मतलब देखिए ये पंचम सर्ग, यानी कहने का मतलब ये है कि कहानी कई टुकड़ों में बटी होती है, तो किस का टुकड़े में कौन सी बात है इसको आपको नोट करना पड़ेगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। तो पंचम सर्ग में यानी 5वां जो टुकड़ा है इस कहानी का खंड, उसमें आपकी जो कहानी होगी वही इसमें अपने शब्दों में लिख देंगे, ठीक ना। इसी तरीके से बाकी सबका भी रहेगा। कथानक अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि इसकी कथा अपने शब्दों में लिख देना है। दुर्योधन का चरित्र चित्रण करना है, इसमें दुर्योधन का चरित्र चित्रण है। इसमें आपका देख रहे हैं कि इसमें भी कथा का, रश्मि रथी जो कथा उसके बारे में अपने से बताना है, लिखना है पूरा। रश्मि रथी के जो नायक कर्ण हैं, कर्ण का चरित्र चित्रण करना, मतलब ऐसे ही जो आपके जिले में हो वैसे ही होता है। एक सर्ग से क्वेश्चन बन जाता है, एक आपके चरित्र चित्रण से और एक कथानक से। फिर आपका मुक्तिदूत है, जिले अनुसार अपने देख लीजिएगा। आलोक वृत्त है, और इसके बाद फिर श्रवण कुमार है। मतलब इन जितने ये 5 जो आपके 6 हैं, इन 6 में से आप देख लीजिए कौन हमारे जिले का है, क्योंकि इसको अस्त व्यस्त तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। जो आपके जिले का खंड काव्य है एक ही कोई होगा, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगवा आगे जो है आपका 8वां नंबर है, वो जो 8वां नंबर है आपका वो है खंड ख। तो इसमें क्या होता है, संस्कृत से संबंधित होता है। ये आपका जो संस्कृत का 2 गद्य दिए हुए हैं, दोनों गद्य यानी कहानी का टुकड़ा है, इसे गद्यांश। तो इसको क्या करना होता है कि इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा वो लिख देना है। चाहे इसका कीजिए तो इसका संदर्भ और हिंदी में अर्थ, इसका करेंगे तो इसका संदर्भ और हिंदी में अर्थ, इसके आपको 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और पिछला जो खंड काव्य था उसका 5 नंबर था।
आगे जो आगे देख रहे हैं आप, ये ख, इसी का ख जो है आपका, इसमें गद्य दिया है। गद्य का मतलब सॉरी, इसमें पद्य दिया है, मतलब एक श्लोक या कोई कविता का टुकड़ा। तो इन दोनों में से इसमें से भी कोई एक करना है। क्या करना है? संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है हिंदी में, क्या है इसका अर्थ होगा। तो इसके भी आपको 7 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है, ये आपके 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। यानी किसी एक का, मतलब 4 दिया है आपको, कितनी सुविधा है, 4 में से किसी एक का अर्थ लिखना है कि इस मुहावरे का क्या अर्थ है, और उसे वाक्य में भी यही चीज़ वाक्य में लगाना। अर्थ वाला मत लगा दीजिएगा, ये जो मुहावरा दिया यही आपके वाक्य में लगा के इसको क्या कीजिए, इसको एक वाक्य बनाना है। ठीक ना? ये ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें ये आए, तो जिसका अर्थ लिखेंगे वही आपका उसी का वाक्य बनाना है। और जो 10, ये आपका 2 नंबर का है। और आगे जो है ये अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो अपठित गद्यांश यानी जो आपने पढ़ा लिखा कभी नहीं है, ऐसा दे दिया है यहाँ पे गद्यांश, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर नीचे 3 दिया हुआ है, ये आप क्या है 2, 2, 4 और 1, 5 नंबर का हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक ना? इसको आप पढ़ लेंगे और पढ़ लेने के बाद आप ये जो ही प्रश्न पढ़ेंगे तो त्यों ही आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए, चाहे ये आप कीजिए, इसका प्रश्न उत्तर कीजिए, अच्छा है ये वाला, इसमें भी अथवा है, तो प्रश्न उत्तर कीजिए। आपको 5 नंबर का, देखिए 5 नंबर का आपको मिला, चाहे ये कीजिए चाहे ऊपर वाला का प्रश्न उत्तर कीजिए। आपको नंबरिंग सही डालनी है और ध्यान देना है। और तो इस तरीके से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर अपठित गद्यांश का। अब आगे जो है अगला देख रहे हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, और अनिष्ट का मतलब होता है जिसमें कोई निष्ठा न हो। ठीक ना? तो ये आपका बुरा और निष्ठा रहित, रहित का मतलब रहेगा ऐसा मत समझ लीजिएगा, रहित का मतलब न रहना, निष्ठा का रहित मतलब निष्ठा का न रहना, तो अनिष्ट। ठीक ना? अब यहाँ पे देखिए, रहित का मतलब होता है नहीं, यानी निष्ठा नहीं है। मात्र और मातृ, मात्र का मतलब होता है केवल, और मातृ का मतलब होता है माता, तो ये आपका ब वाला ऑप्शन सही रहेगा। 1 नंबर का ये भी है आपका। आगे जो आपका निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। तात, सुरभि, शिखा, मधुर, इसमें से चारों में से किसी एक का आपको 2 अर्थ लिखना है। ठीक ना? तो ये आप कर लेना है। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 अर्थ लिखेंगे, 1 अर्थ लिखेंगे 1 नंबर, 2 अर्थ लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, लेकिन किसी एक ही का लिखना है। अब देखिए, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो जो शब्द जो कम बोलता हो तो मितभाषी बोलते हैं। ठीक ना? जो कम बोलता हो। आगे जो है, जो बूढ़ा न हो, तो जो मरता नहीं है उसे अमर कहते हैं, और जो बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। ठीक ना? तो ये आपका ब वाला ऑप्शन सही होगा। इसके भी आपको ऑप्शन वाले के 1 नंबर ही मिलेंगे, केवल वही जो है इसके ख वाले में जिसका एक ही शब्द का 2 अर्थ लिखना था उसी के आपके 2 नंबर मिलते हैं। आगे जो अगला नंबर है घ वाला, इसमें 2 वाक्यों को सब शुद्ध करके लिखना है। मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, इसमें क्या आपका गलत है उसे बोल के देखिए, कुछ उल्टा लग रहा है आपको। सीता ने पुस्तक लिखा, तो इस तरीके ये सही रहेगा कि, और कुछ बोल के इसे सही रहेगा, जो सही रहेगा इसी का लिखना है। यानी किसी 2 का, चारों में से किसी 2 को आपको सही करके लिखना है। गमला मेज में रखा है, मेज में रखा है, तो क्या सही होगा? मैं महेश को पढ़ाया हूँ, तो महेश को पढ़ाया हूँ, इसमें क्या सही रहेगा? तो ये आपको पता चल जाएगा। इसमें 2 आप करेंगे, 2 को सही करेंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा। अगला जो 12वां प्रश्न है, इसमें आपके व्याकरण संबंधित हैं और कुछ जो कि इसके पहले भी व्याकरण वाला था, ये भी व्याकरण संबंधित है कि करुण रस और शांत रस दोनों में से किसी एक का स्थायी भाव लिखना है और इसकी उदाहरण और परिभाषा भी लिखनी है। ठीक है? अनुप्रास या उत्प्रेक्षा दोनों में से किसी एक अलंकार का आपको, ये उत्प्रेक्षा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरीके से करुण रस इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये दोनों में से आपको किसी एक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है। आगे चौपाई और दोहा, इन दोनों में से किसी एक छंद का आपको लक्षण और उदाहरण लिखना है। ऐसा नहीं होता है कि प्रथम और द्वितीय चरण में 14 14 13 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में ऐसे, मतलब याद कर लीजिएगा इसको। तो और अलंकार वगैरह याद कर लीजिए। इन तीनों के रस,
अलंकार और छंद तीनों के आपके दो 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 नंबर मिलेंगे। एक नंबर किसके लिए? अस्थाई भाव के लिए, एक नंबर उदाहरण परिभाषा के लिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, या तो अस्थाई भाव और उदाहरण दीजिएगा या तो फिर परिभाषा लिख दीजिएगा, तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक ना। और यहाँ पे आपको तो दोनों लिखना है, लक्षण के लिए 1 नंबर और उदाहरण के लिए 1 नंबर, दोनों मिला के 2 नंबर। लक्षण के लिए 1 नंबर और उदाहरण के लिए 1 नंबर, दोनों मिला के 2 नंबर मिलेगा आपको। अब देखिए आगे क्या है, पत्र लेखन है। तो बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में, यानी पढ़ाई के लिए हम बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं, इससे संबंधित है, तो इस पे पत्र आपको लिखने के लिए बैंक प्रबंधक को लिखना है पत्र। तो ये आप कैसे लिखेंगे, चाहे ये कीजिए, चाहे किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए कि हम यहाँ घूमने गए थे और यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखा, और तो मतलब उसके बारे में आपको अपने मित्र को बताना है पत्र के माध्यम से। अपने मित्र को पत्र लिखना है, उसमें क्या बताना है कि किसी जगह हम पर्यटन स्थल पे घूमने गए थे, कोई भी उठा लीजिएगा, सारनाथ वगैरह जहाँ पे उठा लीजिएगा, दिल्ली वगैरह कहीं पे भी, तो आपको क्या लिखना है, तो उसे पत्र लिखना है अपने मित्र को। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप, इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगला जो आपका 14वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि किसी जैसे विषय, जैसे कह रहा है कि इस विषय पर जो नीचे लिखा गया है, ये पांचों में से किसी एक पर आपको अपनी भाषा में निबंध लिखना है। तो हेडिंग डाल के लिख देंगे, थोड़ा और अच्छा हो जाता है। पर्यावरण बड़ा मस्त पॉइंट है लिखने के लिए। और ये अनुशासन वगैरह और नारी शिक्षा भी बहुत मस्त समझ लीजिए है। ये 2 चीज़ें तो बहुत मस्त हैं। और ये अनुशासन पे लिखना होगा तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। क्या क्या अनुशासन व्यक्त करना चाहिए आपके स्कूल वगैरह में, और क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे आप अनुशासित रहते हैं, उसके महत्व को भी, और अनुशासन का क्या फ़ायदा है, इसको आपको दिखाना है अपने इसमें। तो ये चाहेंगे तो ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और ये 2 पॉइंट के बारे में मुझे जहाँ तक आशा है कि आपको लिखने में समस्या हो सकती है, ठीक ना। तो इसलिए ये 3 पॉइंट में से मुझे आशा है कि आपको ये करेंगे, ये आपको 9 नंबर आपको मिलेगा। अपनी भाषा शैली में इसे क्या करना है, इसे लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से आपके 14 प्रश्न इस तरीके के रहेंगे हिंदी में। आपके 24 तारीख की जो परीक्षा है, तो क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें तैयार रखनी है, इसी टाइप से आपको होगा। और एक एक नंबर आप तैयारी करते जाइए, और एक सभी पॉइंट के नंबर आपने जुटाते जाइए कि, और ये अंदाज़ा लगाइए कितना तैयारी हमने कितने नंबर का कर लिया है। तो इस तरीके से, और वो जिलानुसार जो होगा खंड काव्य, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको वही करना है, दूसरा कोई कर देंगे तो उस पर नंबर नहीं मिलता है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और फिर ये, अगर ये आप नए हैं इस चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अब इस लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा।